नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद प्रशांत के इस नए वीडियो में मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के बारे में और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर निजीकरण होता क्या है और इसको अगर लाया जाता है तो इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसको लागू करने के या इसको लाने के क्या-क्या सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण होता क्या है। दोस्तों, अगर हम प्राइवेटाइजेशन को साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो प्राइवेटाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जब भी किसी कंपनी या किसी संस्था जो कि सरकारी नियंत्रण में है, उसका स्वामित्व जब निजी लोगों के हाथों में सौंप देती है, तो इस पूरी प्रोसेस को निजीकरण कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अब दोस्तों, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार किसी कंपनी या किसी संस्था का निर्माण करती क्यों है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि सरकार को कंपनी बनाने की या संस्था बनाने की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पहले आपको पता होगा कि लगभग 200 सालों तक 1947 से पहले 200 सालों तक लगभग 1707 से लेके 1947 तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन रहा। और जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन रहा तो इस 200 साल के शासन काल में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे देश की जो भी घरेलू इंडस्ट्री थी उनको सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म करने का काम किया। और उसके पीछे उनका इंटेंशन यही था कि जितना भारत की इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होंगी उतना ही वो ब्रिटेन में बने सामान को इंडिया में बेच पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का शोषण कर सकेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ना तो कोई घरेलू उद्योग थे, ना तो हमारे पास ऐसी कंपनियाँ थी जो कि हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो उस समय हमारे जो नीति निर्माता थे, जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग थे, उनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि अगर हमको ग्रो करना है, हमको डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आना है और हमको अपने जीडीपी को लगातार बढ़ाते रहना है, तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमको ऐसी इंडस्ट्रीज़ तैयार करनी पड़ेगी, ऐसी कंपनीज़ तैयार करनी पड़ेंगी, जो कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादन कर सके, भारत की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बना सके। और इसी इंटेंशन से दोस्तों तत्कालीन सरकारों ने क्या किया, अलग-अलग सेक्टर्स में नई-नई कंपनीज़ की स्थापना करना शुरू की। अब उसका उदाहरण अगर आप देखें तो जैसे स्टील प्लांट शुरू किए गए या पावर प्लांट शुरू किए गए, बीएचईएल की स्थापना की गई। तो ये सब कंपनीज़ की स्थापना जो की गई, ये इसी इंटेंशन से की गई कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये कंपनीज़ बनाई गई, क्योंकि ये कंपनीज़ क्या थी कि पूरी तरह से सरकारी पैसे से बनी थी। जो टैक्स पेयर का पैसा सरकार के पास था, वही पैसा सरकार ने इन कंपनीज़ को खर्च करने के लिए इन कंपनीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए खर्च किया। तो जो इन कंपनीज़ का पूरा नियंत्रण था, वो नियंत्रण जो था वो सरकार के पास था और इस तरह से इन कंपनीज़ की जो मालिक थी, वो एक तरह से सरकार थी। अब दोस्तों, ये तो हमने समझा कि आखिर सरकार को कंपनी शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन बनी कि सरकार को इन कंपनीज़ को बेचने की आवश्यकता महसूस हुई। तो दोस्तों, जब 1947 के शुरुआती दशकों में जब इन कंपनीज़ की स्थापना की गई, तो उसके बाद तो इन कंपनीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसका कारण भी ये था कि क्योंकि ये कंपनीज़ जब स्थापित की गई और निजी क्षेत्र में कोई कंपनी तो थी नहीं, तो इन कंपनीज़ की मोनोपोली हुआ करती थी, एक छत्र राज हुआ करता था, इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ करता था। दूसरा क्या था दोस्तों कि 47 के बाद लगभग 1991 तक सरकार ने लाइसेंस राज बना के रखा हुआ था। लाइसेंस राज का मतलब था कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी शुरू करनी है जो निजी निवेशक है, तो उसके लिए एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था और उस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको एक लाइसेंस दिया जाता था, जिसके बाद वो अपनी कंपनी शुरू कर पाता था। और ये लाइसेंस की जो प्रोसेस थी, वो इतनी लेंथी हुआ करती थी कि कोई भी निजी निवेशक अपना पैसा लगाने से कतराता था भारत में। तो जब निजी निवेश नहीं आता था, नई निजी कंपनीज़ नहीं आती थी, तो इन कंपनियों का एक छत्र राज हुआ करता था। अब धीरे-धीरे क्या हुआ दोस्तों कि लाइसेंस राज के कारण भारत में निजी निवेश आया नहीं। जब निजी निवेश नहीं आया, तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर पाई। जीडीपी जब ग्रो नहीं कर पाई, तो उसके कारण क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जब जीडीपी लगभग डूबने के कगार पे पहुंच गई। आपको याद होगा कि 1991 में एक समय ऐसा आया कि जब देश की आयात ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो
1991 में जब ये कंडीशन आ गई कि अब लगभग हमारी जीडीपी डूबने वाली है, तो उस समय की जो सरकार थी उसने जब कारणों का पता लगाया, तो उसको ये पता चला कि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि हमारे देश में निवेश ही नहीं आया, हमारी जीडीपी ग्रो ही नहीं कर पाई और हमारे लोगों की जो क्रय शक्ति थी वो नहीं बढ़ पाई। जब क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड नहीं रहती है दोस्तों मार्केट में, और जब मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं रहती तो निजी निवेशक अपना पैसा निवेश करने से बहुत कतराता है। तो जब सरकार को ये कारण पता चले तो सरकार ने क्या किया, 1991 में नए रिफॉर्म्स लेके आ गई, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस रिफॉर्म के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि जो ये लाइसेंस राज की प्रक्रिया थी इसको ख़त्म कर दिया। कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में निजी निवेशकों को उन्होंने अनुमति दी कि आप आइए, अपनी फैक्ट्री सेटअप कीजिए और इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में निजी निवेशकों को ये इजाज़त मिल गई कि वो अपना निवेश कर सकते हैं। उसके बाद नई नई कंपनीज शुरू हुई, नए नए फैक्ट्रीज लगी, नए नए उद्योग लगे, और जब नए निजी निवेशक आ गए दोस्तों, तो जो हमारी सरकारी कंपनीज पहले से चली आ रही थी उनको एक कंपटीशन मिलने लगा। अब जब कंपटीशन मिलने लगा तो क्या हुआ कि जो सरकारी कंपनीज का जो घाटा था वो धीरे धीरे कम होता गया। जो उन सरकारी कंपनीज का मुनाफा था, प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे कम होता गया। और एक समय ऐसा आया कि जब सरकारी कंपनीज घाटे में जाने लगी, कुछ कंपनीज को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर कंपनीज घाटे में जाने लगी। और जब ये घाटे में जाने लगी तो सरकार को क्या हुआ कि अपना जो टैक्स पेयर का पैसा वो इन कंपनीज को चलाने के लिए खर्च करना पड़ा। अब दोस्तों बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर क्या हुआ कि 1998 में अटल बिहारी जी की सरकार आई केंद्र में। तो उनकी जो सरकार थी, उनकी जो पार्टी थी, उनकी ये नीति थी कि सरकार को जो है, सरकार का जो काम है वो कंपनीज चलाना नहीं है, सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाना, एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना। तो जब 1998 में अटल बिहारी जी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विनिवेश मंत्रालय बनाया, और उस मंत्रालय का ये काम हुआ करता था कि वो ऐसी कंपनीज की पहचान करे जो घाटे में चल रही हैं और जिनका विनिवेश करने से सरकार का जो खर्च है वो कम हो सकता है। तो इसी दौरान जो 5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी दोस्तों, उसने कई सारी कंपनीज को निजी निवेशकों को बेचा, उसका विनिवेश किया, और वहाँ पे जो सरकारी कंट्रोल था उनको ख़त्म कर दिया। उनका जो कंट्रोल है वो निजी निवेशकों के हाथ में चला गया। तो दोस्तों ये तो आपने समझा कि आखिर सरकार को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब प्राइवेटाइजेशन लाया जाता है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, जो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू होता है वो ये होता है, इन कंपनीज़ को, जो घाटे में जा रही थी कंपनीज़, उनको चलाने के लिए जो सरकार का पैसा और जो संसाधन उपयोग हो रहा था, वो संसाधन और वो पैसा बचने लगता है। और वो पैसा जो बचा है सरकार उसका क्या करती है, उसका जो उपयोग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करती है, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाने में करती है, रोजगार पैदा करने के कार्यक्रमों में करती है। तो उसका उपयोग जो है वो दूसरे पब्लिक वेलफेयर की स्कीम में कर सकती है। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि उन कंपनीज को बेच के जो एकमुश्त पैसा आता है, सरकार उसका भी उपयोग दूसरे लोकहित के कामों में करती है। तो ये दोस्तों हमारे जो दो सबसे बड़े फायदे होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, ये होता है। तीसरा अगर हम एक बात करें दोस्तों प्राइवेटाइजेशन का, तो वो एक फायदा ये भी होता है कि जब सरकार, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे रेलवे में अगर सरकार ने प्राइवेटाइज किया या प्राइवेट लोगों को कुछ ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी, तो क्या होता है कि जब प्राइवेट लोग आते हैं तो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, नए नए सुविधाएं लाते हैं। तो क्या होता है, पब्लिक को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं प्राइवेट कंपनीज़ के आने से। तो एक ये तीसरा फायदा ये हो सकता है हमारा दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के। तो दोस्तों इस प्राइवेटाइजेशन को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जब सरकार किसी कंपनी को बेचती है या किसी सेक्टर से खुद को बाहर कर देती है, तो उस सेक्टर में जो सरकार का होल्ड रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आप ऐसे समझिए कि शुरू में सरकार सीमेंट बनाती थी, बाद में क्या हुआ कि जब सीमेंट कंपनी सरकार की घाटे में जाने लगी तो सरकार ने उन सीमेंट कंपनीज को बेच दिया।
अब जब सीमेंट कंपनीज को बेच दिया तो उस सेक्टर से सरकार का होल्ड खत्म हो गया, पूरी तरह से उसमें निजी निवेशक आ गए। अब जब निजी निवेशक आ गए दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया, एक कार्टेल बना के सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल करना इन द सेंस कि वो सब गिरोह एक साथ मिल के सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाए, उनके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों कि सरकार का जो होल्ड है उस सेक्टर में कम हो जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है दोस्तों हमारा कि जो सरकारी कंपनीज थी, ये सरकार के लिए प्रॉफिट कमाने का काम तो करती ही थी, साथ में ये पब्लिक वेलफेयर का भी बहुत ज़्यादा माध्यम हुआ करती थी सरकार के लिए। सरकार इनके माध्यम से बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम करती थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम करती थी। अब ऐसे समझिए दोस्तों कि जो सरकारी कंपनी होती है वो जब काम करती है, अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो जो प्रॉफिट का पैसा है वो भी सरकार के पास जाता था, और जो कंपनी अपने सीएसआर के माध्यम से जो पब्लिक वेलफेयर के काम करती थी वो भी पब्लिक हित में जाता था। तो जो पैसा प्रॉफिट का सरकार के पास गया तो अल्टीमेटली उस सरकार उसको उपयोग तो देश की जनता के लिए नई नई योजनाएं बनाने के लिए करेगी। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, वो जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था वो बंद हो जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है दोस्तों कि सरकार के लिए ये कंपनीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती थी। सरकार इनके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी और उस एम्प्लॉयमेंट को पब्लिक को पास ऑन करती थी। लेकिन जब सरकार कंपनीज बेच देती है, जो नए निवेशक आते हैं, जो निजी निवेशक आते हैं, वो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए निजी निवेशक क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आने से ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता जाता है और रोजगार की संभावनाएं कम होती जाती हैं। तो ये दो सबसे बड़े नुकसान होते हैं प्राइवेटाइजेशन के दोस्तों इस पूरे वीडियो के माध्यम से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।